नमस्ते। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की आर्थिक कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसका इतिहास किसी फिल्म से कम नाटकीय नहीं रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। सोचिए, जो जगह कभी बेहिसाब दौलत और ज्ञान का केंद्र थी, वो आज आधुनिक समय की गंभीर आर्थिक चुनौतियों से कैसे जूझ रही है। ये सफर वाकई बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। आज की इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सबसे अमीर से सबसे गरीब तक का सफर। दूसरा, ब्रिटिश राज। तीसरा, आजाद भारत में नीतियों की विफलताएं। चौथा, जंगल राज। और आखिर में रिवाइवल यानी वापसी का वो रास्ता जो आगे जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, कैसे ये क्षेत्र सबसे अमीर से सबसे गरीब बन गया। जरा सोचिए, प्राचीन काल में ये वो जगह थी जिसका साल्ट पीटर यानी बारूद बनाने वाले केमिकल पर पूरी दुनिया में एकाधिकार था। इसके बिना ब्रिटिश और डच सेनाएं अपना साम्राज्य चला ही नहीं सकती थीं। यहाँ की महान नालंदा यूनिवर्सिटी में 90 लाख किताबें थीं, जहाँ दुनिया भर से लोग सिर्फ ज्ञान की तलाश में आते थे। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज यहाँ 26% से ज्यादा गरीबी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कोई सामान नहीं बल्कि यहाँ के लोग खुद हैं, जो रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे फेज पर, ब्रिटिश राज और आर्थिक शोषण का वो पहला दौर। देखिए, ये गिरावट कोई रातों रात नहीं आई। 1764 के बक्सर युद्ध से अंग्रेजों के लिए दरवाजे खुले। ठीक एक साल बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र में टैक्स वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया। फिर 1770 में बंगाल का वो खौफनाक अकाल आया और आखिर में 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये घटनाएं इतनी तेजी से हुईं कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गई। ये 50% का नंबर वाकई हैरान करने वाला है। अंग्रेजों के आने से पहले किसानों को टैक्स के रूप में अपनी उपज का औसतन सिर्फ 10% देना पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे सीधे बढ़ाकर 50% कर दिया। मतलब किसानों की आधी मेहनत रातों रात सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी की जेब में जाने लगी। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से। अब आसान भाषा में समझें तो अंग्रेजों ने जमींदारों पर एक फिक्स टैक्स थोप दिया था। बारिश हो, सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमींदारों और किसानों को वो फिक्स्ड रकम चुकानी ही होती थी। इस एक पॉलिसी ने किसानों की सारी बचत निचोड़ ली और अमीर जमींदारों को उनकी ही जमीन पर गुलाम बनाकर रख दिया। व्यापार में तो हद ही पार हो गई थी। ब्रिटिश मशीनों से बने सामानों पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल शून्य थी और भारत के, विशेषकर बिहार के हाथों से बने सामानों पर सीधे 80%। नतीजा ये हुआ कि यहाँ के वर्ल्ड फेमस लग्जरी टेक्सटाइल इतने महंगे हो गए कि मार्केट से ही बाहर हो गए। लोगों को मजबूरी में अंग्रेजों का वो सस्ता माल खरीदना पड़ा। ये तो था ब्रिटिश राज। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आजाद भारत की नीतियां और उनकी विफलताएं। इस दौर की सबसे अहम पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी यानी माल भाड़ा समानीकरण नीति। 1952 से 1993 तक चली इस पॉलिसी ने क्या किया? पूरे देश में कच्चे माल की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक बराबर कर दी। अब देखिए, जब ट्रांसपोर्ट का खर्च हर जगह सेम है तो कोई इंडस्ट्री बिहार जाकर फैक्ट्री क्यों लगाएगी? वो सीधे समंदर किनारे और बड़े बंदरगाहों के पास चली गईं। कोयला और लोहा होते हुए भी इस पॉलिसी ने बिहार के ज्योग्राफिकल एडवांटेज को खत्म कर दिया। और फिर साल 2000 में आया सबसे बड़ा झटका, राज्य का बंटवारा। झारखंड अलग हुआ और अपने साथ 75% उद्योग ले गया। बिहार के पास बचे सिर्फ 25% उद्योग। इसके साथ ही लगभग 60% रेवेन्यू भी हमेशा के लिए चला गया। एक तरह से ये उस समय की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा डेंट था। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, जिसे जंगल राज के नाम से जाना गया। 1990 के दशक में बाहुबलियों का उदय हुआ। ये अपने इलाकों में किसी मिनी राजा से कम नहीं थे। हथियारबंद गुंडे, गहरा पॉलिटिकल कनेक्शन, चुनाव में धांधली और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कब्जा करना इनका रोज का काम था। और सबसे बड़ी बात, इन्हें कानून से लगभग पूरी छूट मिली हुई थी। अपराध के इस इकोसिस्टम ने बचे खुचे निवेश और टैलेंट को भी राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, चारा घोटाला। बड़े बड़े अधिकारियों ने उन मवेशियों की लिस्ट बनाकर फंड हड़प लिए जो असल में थे ही नहीं। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को दोषी ठहराया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि कैसे हेल्थ और एग्रीकल्चर के फंड्स का सिस्टमैटिक तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए चलते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, रिवाइवल यानी वापसी का रास्ता। हाल ही में एक बहुत ही कमाल का और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला है।
इतिहास में पहली बार फैक्ट्रियां और उद्योग मिलकर कृषि से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो साबित करता है कि अर्थव्यवस्था का ग्राफ अब धीरे धीरे ही सही पर सही दिशा में मुड़ने लगा है। तो इस वापसी को एक आर्थिक चमत्कार में बदलने के लिए क्या चाहिए? 3 नॉन नेगोशिएबल चीजें। पहला कदम, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को आज की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना। दूसरा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ताकि बड़ी कंपनियां आकर्षित हों। और तीसरा, सबसे जरूरी, गुड गवर्नेंस, जहां अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो। और ये सब हमें इस विश्लेषण के एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या भविष्य की प्रगति जाति के आधार पर वोट देने से तय होगी या फिर शिक्षा और रोजगार की डिमांड से? सच कहूं तो वोटर की मानसिकता का यही बदलाव असली गेम चेंजर साबित होगा। नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन नागरिकों की जागरूकता ही वो ताकत है जो इस राज्य को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिला सकती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इसे गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।